अपने सपनों के लिए ना पहले अपनों से भी आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, बाद में तभी वो दुनिया से आपके लिए लड़ पाएंगे। जब आप फेल होते हो तो आप पे हंसने के लिए ना पूरा समाज बैठा होता है कि इस बार भी नहीं निकला, इस बार भी नहीं निकला। कुछ लोगों ने ये भी कहा लड़कियों को इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। जो पहले का एसएससी था और जो आज का एसएससी है उसमें वेटेज और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो अब हमें इक्वली हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। शुरुआती 1-2 महीने के क्या ऐसे स्टेप होने चाहिए कि वो टेबल तक पहुंच जाए कि अब मुझे 8 घंटे 10 घंटे इस टेबल पे पढ़ाई करनी है? मैं सुबह उठी, मैंने टारगेट किया मुझे आज एंशिएंट की करनी है, पॉलिटी की करनी है, इतने पेजेस करने हैं। तो जब तक वो मेरा कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं सो सकती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे कोई टॉप टीचर से पढ़ें या फिर पेड पढ़ें, क्योंकि फ्री कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। आज अगर आपको तैयारी करनी होती है तो कैसे पूरे दिन का रूटीन बनाते हैं आप? हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ निदिशा जी हैं। एसएससी सीजीएल 2025 से सिलेक्टेड है और ये पॉडकास्ट खास इसलिए भी है कि जो भी बच्चा एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो उसके लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहता है अगर वो छोटे शहर से तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं इस तैयारी के दौरान, तब जाके वो सिलेक्शन लेता है। तो एक रोल मॉडल है आप सभी के लिए, क्योंकि 5 से 6 साल एक कड़ा संघर्ष इनके जीवन में रहा और एक कहानी, मैं कहता हूँ कि एक पेशेंस की कहानी, साथ ही साथ एक कमबैक की भी कहानी है। बीच में कुछ गैप भी आया तैयारी का, फिर से कमबैक करा और एक उस माइंडसेट की कहानी है कि डटे रहना है किसी भी गेम में जब तक जीत ना जाए। तो बस इस पॉडकास्ट को आखिर तक आप देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा और एसएससी के स्ट्रेटजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाए। जो गलतियां इनकी इस तैयारी में हुई वो गलतियां आपको नहीं करना है। नितिशा जी इस पॉडकास्ट में आपको बेबाक तरीके से बताएंगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी आपके लिए है तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं। कमेंट बॉक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नितिशा जी बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सक्सेस के लिए। एक बार आप अपनी मुंह जुबानी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। मेरा नाम निदिशा है एंड मैंने काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया है, उसके बाद एक्चुअली मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है लाइफ में एंड आई एम फीलिंग लाइक कि मैं क्लाउड 9 पे हूँ इस टाइम। पैर ज़मीन पे ही नहीं टिक रहे हैं, बहुत अनबिलीवेबल सा फीलिंग आ रहा है, बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है। एसएससी सीजीएल 2025 फाइनली निदिशा वर्मा ने क्रैक कर लिया। ग्रेट। कौन सी पोस्ट मिली आपको, कौन सा डिपार्टमेंट मिला? ओएस एंड सीबीडीटी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकम टैक्स में जी। राइट, ओके। तो अभी मैं जैसे प्रॉपर आपका शुरुआत का थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड जानूं, जैसे बचपन का कि आपने स्कूलिंग कैसे करी और बचपन में जैसे फिर आपने 10th 12th आया, फिर आपका ग्रेजुएशन आया, तो ये थोड़ा एक जर्नी बताओ ब्रीफ में कि कैसे कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई रही सारी। एक्चुअली सर स्कूलिंग बहुत बेसिक रही मेरी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हायर अथॉरिटी ऐसे कुछ स्कूल में पढ़ना पड़ेगा तभी आप कुछ ऐसा कर सकते हो लाइफ में। सिर्फ ये रहता है आपको अपने आप पे काम करना पड़ता है। कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन वगैरह किया, तो एज सच बहुत कुछ ऐसा नहीं रहा कि लाइफ में बहुत प्रिविलेज रही हूँ मैं बचपन से। उसके बाद सबसे बड़ी एक्चुअली जो मुझे लगता है दिक्कत थी कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट की। वो शायद मैं ग्रेजुएशन फेज में भी कर सकती थी, तो काफ़ी लेट हो गया इस वजह से, और काफ़ी लोगों को इसी वजह से एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाता है, अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। राइट। क्या करा आपने ग्रेजुएशन में? सर मैंने बीएससी किया हुआ है पीसीएम से। कैसा रहा कॉलेज आपका? कॉलेज जाना पड़ता था या फिर प्राइवेट था, कैसा था कॉलेज? कॉलेज रेगुलर था, हम जाते थे। Okay. हमारे प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे थे, केमिस्ट्री मैथ्स डिपार्टमेंट के, हमें काफ़ी हेल्पफुल थे वो। उसके बाद जब मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर से, वो मेरा थोड़ा प्राइवेट करना पड़ा मुझे कुछ फैमिली सिचुएशंस की वजह से। फिर मैंने जो इंग्लिश लिटरेचर से नेट भी क्वालिफाई किया, यूजीसी नेट, जून 2025 में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। ओके। अभी आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट जो आपने शेयर भी करा है ऑडियंस के साथ इंस्टाग्राम पर रील बना के, तो जब रिजल्ट आया आपका उस मोमेंट को थोड़ा शेयर करो। कैसा वो पल था, क्या फील कर रहे थे? क्योंकि इतने सालों का जो संघर्ष एकदम से फूट के जो बाहर निकला, आप रो रहे थे सर, है ना? उस रील में मैंने जो देखा, तो थोड़ा उस पल के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा रहा वो? सर एक्चुअली जब मुझे ऐसा लगा कि रिजल्ट आने वाला है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा नाम इस बार भी लिस्ट में नहीं हुआ
तो मैं हार ना जाऊं कहीं लाइफ में, क्योंकि ये मेरा 4th मेंस था और मैंने बहुत लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल किया है। तो एक वो जो फियर होता है ना, इवन मेरे रॉ मार्क्स अच्छे थे उसके बाद भी, और उसके बाद सर मुझे जब मैंने रिजल्ट देखा कि मेरा नाम फाइनली लिस्ट में है, तो आई वॉज रियली मिसिंग माई मदर, क्योंकि ये मुझे उनके लिए ही करना था। तो उस टाइम पे हैप्पी टीयर्स भी थे और थोड़ा सा एक वो मिसिंग टीयर भी थे कि काश अभी मम्मी होती। तो एक ये उस मोमेंट का पूरा आप ये कह लीजिए कि नटशेल में पूरा समरी है। ये काफ़ी दुखद रहा। मैं ऑडियंस को बता दूं कि इस जर्नी के बीच में इन्होंने अपनी दादी माँ और माँ को खोया। तो उस पल के बारे में थोड़ा मैं इसलिए जानना चाहूँगा, आई एम सॉरी, क्योंकि जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो उनके तैयारी के दौरान आती हैं वो सारी चीज़ों से ही वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मान के चलो मॉक में बहुत कम मार्क्स आए उससे डिस्टर्ब हो गए, मान के चलो किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन आपके जीवन में इतना दुखद टाइम गुजरा। तो उस टाइम के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे अपने आप को संभाला, कैसे वो फाइट करा उस चीज़ से, वो फिर कमबैक करा अपने और तैयारी में फिर से आप जुटे, थोड़ा उसके बारे में शेयर करो। आई एम श्योर ऑडियंस जरूर इससे मोटिवेट होगी। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक रिकमेंडेशन है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या पूरा उनका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटर 365 गुरुकुल में जा सकते हो। यहाँ पर सौरभ यादव सर की गाइडेंस में आपको तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने खुद 18+ एग्जाम क्रैक करे। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपकी लाइब्रेरी, फिजिकल, सारा कुछ आपका एक ही जगह पे करवाया जाएगा। तो ज़रूर आप विजिट करें मेंटर 365 गुरुकुल। उनके नए बैचेस आते ही रहते हैं लगातार, तो आप उनके नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर विजिट करें। सर जब मैं हर अटेम्प्ट में फेल होती जा रही थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी होती थी, और आई थिंक कोई भी एस्पिरेंट होगा ये मुझसे रिलेट करेगा कि रात को नींद नहीं आती। उसके बाद जब आप फेल होते जाते हो, उसके बाद जब आप फेल होते हो तो आप पे हंसने के लिए ना पूरा समाज बैठा होता है कि इस बार भी नहीं निकला, इस बार भी नहीं निकला, आप अपनी बेटी को इतना मतलब क्यों पढ़ा रहे हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा लड़कियों को इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उड़ने लगती हैं, ये बात फैक्ट है, शादी कर दीजिए आप। तो इन सब लोगों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल था, बट मेरे पापा का यही था कहना कि तुम पढ़ाई करो। आई एम नॉट इवन सेइंग एनीथिंग टू यू रिलेटेड टू दिस इशू, और एक कान से सुनो दूसरे कान से उस चीज़ को निकाल दो। और फिर यही है कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन शायद ये लोग जो अभी मुझे कह रहे हैं ना, इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब रिजल्ट आया तो इन लोगों के चेहरे याद हैं आपको, याद आए जो आपको ताने मारते थे? सर एक्चुअली मैं अभी बहुत बिजी चल रही हूँ तो ग्रेट। तो आपने प्रूव करा कि लड़कियां उड़ सकती हैं, और लड़कियों के उड़ने में भी कोई बुराई नहीं है अगर लड़के उड़ रहे हैं तो, है ना। ये आपने प्रूव करा है सोसाइटी को, और मुझे लगता है इससे बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारी लड़कियां भी आगे और आगे आएंगी कि नितिशा ने सिलेक्शन लिया है तो हम भी ले सकते हैं सिलेक्शन, हम भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, राइट। यस। चलिए, अभी मैं अगर पूरा आपके अटेम्प्ट्स की बात करूं तो सीजीएल का पहला अटेम्प्ट आपने कब दिया, और थोड़ा अटेम्प्ट्स की जर्नी बताओ कि पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट, कौन से एग्जाम दिए इस बीच, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दिया था। वो ऐसा पहला प्रीलिम्स था जो मैंने क्लियर किया। उस टाइम पे इंग्लिश एंड मैथ्स ही आता था मेंस में, तो मेरा इंग्लिश अच्छा था तो मुझे लगा आई कैन डू इट। तो मेरा मेन फोकस यही था कि मैथ्स एंड इंग्लिश। फिर फर्स्ट तो नहीं हुआ, फिर जब 2022 में एग्ज़ाम दिया तो सडनली पैटर्न ही चेंज हो गया। अब इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, टाइपिंग, इतना सब कुछ आ गया कि एकदम से समझ ही नहीं आया कि अब करें क्या, क्योंकि हमें पूरा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी तक कोई भी बच्चा होगा जो तैयारी करता आ रहा होगा उस टाइम फेज से उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि नया बच्चा तो वो चीज़ अडाप्ट कर लेगा क्योंकि उसे मिला ही यही है। बट हम जैसे लोग जो एक फिक्स्ड पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे, हमारे सब्जेक्ट्स अलग थे, अब हमें जीएस पढ़ना था, अब हमें इंग्लिश पे, हमारा इंग्लिश का वेटेज कम हो चुका था, अब मैथ्स में वेटेज भी 100 की जगह ओनली 30 क्वेश्चंस हो चुके थे। एंड सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि अगर हम फर्स्ट पेपर में स्कोर कर भी लेते हैं और अगर हम कंप्यूटर में पास नहीं होते हैं तो उसके बाद हमारी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। फिर अगर आपका टाइपिंग में भी एरर परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो आप एक अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी आपको। तो ये सारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे कि इट्स लाइक पहले अगर वो एक सीढ़ी
पार करनी थी। तो अब प्रीलिम्स के बाद जो मेंस एक सीढ़ी हुआ करता था उसके बीच में भी 3-4 स्टेजेस जुड़ गए थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर 2023 में कट ऑफ जो था वो एकदम से शूट अप कर गया 150 प्लस। इवन दो मेरे मार्क्स अच्छे थे उस टाइम पे भी, बट मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। एकदम से बहुत डिमोटिवेशन हो गया था उस टाइम पे, जब आप 2 मेंस दे चुके होते हो और आपका थर्ड प्रीलिम्स ही क्लियर ना हो, तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हो। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगा कोई बात नहीं, अभी ये कट ऑफ हाई गया है तो अगली बार मेरे भी मार्क्स इससे हाई जाएंगे। फिर 2024 में मेरे मार्क्स बहुत हाई थे, उसके बाद भी 150 प्लस मेरा स्कोर था। फिर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, वो मेरा थर्ड मेंस था। मेरे 322 मार्क्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका एसएससी सीजीएल के साथ इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? कहाँ से पता चला कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और इसमें कौन से पोस्ट होते हैं? जब आपने तैयारी शुरू करी तब आपको पता था कि इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, इसमें जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, सारा कुछ? ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था सर, हाँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और मैंने सिर्फ सबसे अच्छी जो पोस्ट के बारे में सुना हुआ था वो एएसओ ही था उस टाइम पे। और एसएससी सीजीएल के बारे में मुझे ऐसे पता चला 2015 में, मेरे एक भैया हैं राहुल भैया, तो उनका सिलेक्शन हुआ था सीएचएसएल से, और वो अभी विदेश मंत्रालय में है, अभी स्विट्जरलैंड में है। उनसे मेरा फर्स्ट बार बात जब हुआ था, मैंने उनसे पूछा था इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे उनके बारे में सुना था। ओके, अभी ना मैं थोड़ा अटेम्प्ट्स में, जैसे आपने पहला अटेम्प्ट दिया, फिर आपने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी होंगी कि मेरे से शायद ये गलतियां हुई हैं, मैं इनको सुधार लूंगी, या फिर किसी से आपने गाइडेंस लिया होगा, कहीं से आपने पता करा होगा, या खुद सेल्फ इवेल्यूएट करा होगा कि भाई ये गलतियां मेरे से हुई हैं, अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में इनको नहीं करूंगी और फिर से तैयारी करता हूँ। ऐसे आपने तीसरे अटेम्प्ट में करा होगा, दूसरे में भी करा होगा। तो मैं कुछ अगर गलतियों की बात करूँ जो आपका धीरे धीरे आपकी जर्नी में ऐड हुई, आपको धीरे धीरे पता चला, तो ऐसी क्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ा इस तैयारी में? फर्स्ट तो सर यही था कि मैं थोड़ा सा मम्मी के जाने के बाद इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मेरे ब्रेकडाउन्स होते रहते थे बीच बीच में। मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मुझे, काफ़ी बार अकेली पड़ जाती थी ऑनेस्टली। बट वही है कि फिर अपने आप से एक सेल्फ टॉक करके रात को सोती थी दैट आई विल डू इट एंड वन डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ये मेरा मोटिवेशन रहता था। फिर जब आप सुबह मैं उठती थी तो सेम फ्रेश एनर्जी के साथ उठती थी। फेलियर्स या फिर गलतियों की बात करूं तो मुझे ये चीज़ लगती है कि शायद मैं बहुत बड़े नामों के पीछे भाग रही थी, और जो पहले का एसएससी था और जो आज का एसएससी है उसमें वेटेज और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अब हमें इक्वली हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने जीएस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, क्योंकि 2024 के मेंस में मेरे 22 नंबर थे और इस बार मेरे मार्क्स 49 हैं। तो मुझे पता था अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मैं इस सेक्शन में ही, मेरा वीकनेस हो रहा है। इस वजह से सर मैंने जीएस में बहुत ज़्यादा काम किया अपने आप पे। मैंने सिर्फ एक रिसोर्स पे रिलाई नहीं किया, मैंने स्पीडीज़ भी खरीदी, मैंने स्पीडीज़ से ही भी क्वेश्चंस वगैरह किए। स्पीडीज़ के बाद क्वेश्चन करने के बाद ये मान लीजिए परमार सर, मैं उनके क्लासेस भी लेती थी। जीवी कक्षा, करंट अफेयर्स वगैरह मैंने वहाँ से भी पढ़ा। एक चैनल है एसएससी लैब, आमन श्रीवास्तव सर, उनके कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो शॉर्ट्स वगैरह में, तो अगर वो वीडियोस ऐसे होते हैं कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और वो इस तरीके की चीज़ें बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक, कि आप उन्हें कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, तो मैं ये सब चीज़ें देखती थी बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जीएस में फ्रीक्वेंट रहना शुरू कर दिया कि एक पॉइंट के बाद जो सजेशंस भी आते थे यूट्यूब पर, जब जो चीज़ें आप देखते हैं वो जीएस से रिलेटेड आते थे। ओके, मतलब कि जो नया बच्चा इस तैयारी में आ रहा है उसको इवनली फोकस करना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट्स पर, है ना? आप अब ऐसे नहीं जा सकते कि आप मैथ पे ही लगे पड़े हो तो उधर आपका रीजनिंग छूट जा रहा है, आप इंग्लिश पे ही लगे पड़े हो। आपको इवनली फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश पे भी, मैथ पे भी, रीजनिंग पे भी, जीके जीएस भी, राइट? यस, और सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में मैं फिर भी बोलूँ ध्यान देना चाहिए तो इंग्लिश पे, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम करेंटली देखें तो 135 मार्क्स बहुत होता है, राइट। तो इस वजह से इंग्लिश को थोड़ा और बच्चों को सीरियस लेना चाहिए। अब उस तरीके की इंग्लिश नहीं आती है, और इवन 2025 के मेंस में पैसेज का जो लेवल था वो बहुत अपग्रेड हुआ था। इवन मेरे लैब में कुछ ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि हम एक्चुअली थर्ड वाला पैसेज रीड ही नहीं कर पाए, बिकॉज इट वाज
so difficult and it was like कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था what are they saying. They actually talked about economics and novels. पहले क्या होता था, एक स्टोरी आ गई जैसे किसी ने भी कर लिया, तो एसएससी ने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड किया है एसएससी ने, कि अब वो इस तरीके की इंग्लिश बना रहा है कि जिस बच्चे ने उस पर काम किया होगा वो वही इंसान उसको कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बस फ्री के मार्क्स इंग्लिश में ले जा रहे हैं, जो लास्ट मेंस में हुआ था और बहुत ज़्यादा हुआ था। ओके, अभी जैसे मैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहूँ जिस सब्जेक्ट ने आपको बहुत डरा के रखा, बहुत डर लगता था कि भाई ये सब्जेक्ट नहीं होता मेरे से, और इस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करूंगी, कौन सा सब्जेक्ट था ये 4 सब्जेक्ट में से? आई थिंक सर जीएस तो अनप्रिडिक्टेबल होती है, बट अगर मैं फिक्स्ड की बात करूं तो इट वाज मैथ्स। थोड़ा सा डर लगने लगा था मैथ्स से, फेवरेट था स्कूल तक, बट जब आप एसएससी में आते हो तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ भी बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा, और आप 22-23 ऐसे कर पा रहे हो अटेम्प्ट्स। तो आई थिंक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे डर लगता था, कि मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि 25 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सही करूं। ओके, तो मैं अगर जैसे बिल्कुल बेसिक से मैथ की स्ट्रेटजी जानूं आपकी, जो बच्चे एवरेज बैकग्राउंड से आए हैं आपके जैसे ही, उनका भी एवरेज बैकग्राउंड रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ को कैसे टैकल करें, बिल्कुल एवरेज बच्चे के हिसाब से बताना, ताकि वो बिल्कुल शुरू से ले जाके सिलेक्शन तक जा पाए। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है पहले तो आप जिस भी टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हर बच्चे को अलग चीज़ें समझ में आती हैं और हर किसी के जो टॉपिक्स होते हैं वीक एंड स्ट्रांग वो अलग होते हैं। तो सर सबसे पहले तो जो भी आप कंफर्टेबल हैं जिन भी टीचर के साथ में, आपको उनसे बेसिक कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने जो अर्थमेटिक मैथ्स किया था वो बैंक वाले आशीष अरोरा सर से किया था। शायद आप पहली बार किसी एसएससी स्टूडेंट के मुंह से ये बात सुन रहे होंगे, बट बैंक में क्या होता है, ओनली अर्थमेटिक आता है, तो वो डिटेल में बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं बच्चों को। फिर जो मैंने एडवांस मैथ्स किया था वो अभिनय सर से किया था, और फिर सबसे ज़्यादा जिसने मुझे हेल्प किया वो था मैथ्स मैनिया का चैनल। मैथ्स मैनिया में क्या होता था, मैंने उनका कोई पेड नहीं लिया, यूट्यूब पर ही उनका रिवीजन क्लास मैंने लिया था, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं था। उनका जो कंटेंट है जो फ्री वाला वो बहुत अच्छा था। रिवीजन के टाइम पे मैंने जो उनके वीडियोस थे उससे एक फॉर्मूला रजिस्टर बनाया था, जो भी सर इंपॉर्टेंट रिवीजन करवाते थे तो मैं नोट डाउन कर लेती थी, और जब आप एक बार ये मेहनत कर लेते हो तो वो आपको हर बार काम आती है। तो जब मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था मेंस, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला रजिस्टर बनाया था, और अभी ये मुझे एसएससी सीजीएल में बहुत काम आया था। और उनकी काफ़ी जो मेरे वीक टॉपिक्स थे, मैं ज़रूर इस बात का ध्यान रखती थी मैथ्स में, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कि मैं एक बार वो 1-1.5 घंटे की वीडियो में इस सब चीज़ों से रिवीजन करके चली जाऊं, जिससे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं ये नहीं सोच रही बैठ के कि अरे इसका फॉर्मूला क्या था, एक बार ये ट्राई कर लेती हूँ। तो आपका एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन कि आपको क्या करना है एग्जाम में वो बहुत अच्छा होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, कुछ लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते तो हैं बट अगर आप देख लो तो वो अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहते। जब आपने नहीं पढ़ा है तो आपने नहीं पढ़ा है और आपको पता होता है, आप खुद से झूठ मत बोलिए। डू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। यस, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। दिखावा नहीं करना है कि भाई आज मैंने 15 घंटे पढ़ लिया दिखाने के लिए, बट आपको देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव स्टडी आवर्स कितने रहे आपके। जी, स्टॉप वॉच यूज करो। मैं हमेशा बच्चों को गाइड बताता हूँ कि आपके टेबल पे एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। आप भले ही 2 मिनट के लिए खड़े हो रहे हो उसको ऑफ करो, फिर आप जब बैठ रहे हो पढ़ने के लिए उसको ऑन करो। फिर जब आप रात में देखते हो कि आपने कितनी पढ़ाई करी तो स्टॉप वॉच क्लियर बता रही होती है कि भाई तू 4 घंटे ही पढ़ा है। अगर स्टॉप वॉच नहीं लगाते हैं तो आप पढ़ तो ले रहे हो, पूरा दिन बैठे हो, लेकिन इफेक्टिव स्टडी आवर्स कितनी रहे तो वो आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आज तो पूरा दिन मैंने 10 घंटे पढ़ा है ना, तो उससे रियलिटी पता नहीं चलती। आप एक इल्यूजन में रहते हो कि भाई मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, राइट जी। ओके, तो अभी अगर जैसे मैं आपका उसकी बात करूं कि पूरा रूटीन कैसे रहता था, कि आपका पूरे दिन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको 4 सब्जेक्ट को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि शुरुआत अभी करी है, 4 सब्जेक्ट के कोर्स भी ले लिए, अब मैथ भी पढ़ना है, 2 घंटे की क्लास मैथ लेनी है, नोट्स भी बनाने हैं, रीजनिंग का भी ऐसे करना है, बहुत टाइम जा रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, रिवीजन नहीं कर पा रहे उस चीज का, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है। तो अगर मैं पूरा रूटीन की बात करूं, आज अगर आपको तैयारी करनी होती है तो कैसे पूरे दिन का रूटीन बनाते हैं आप?
सर एक तो मैं नाइट स्टडी करती थी। मैं ये झूठ तोड़ना चाहूंगी, सुबह उठ के पढ़ो तो उससे सिलेक्शन होता है या फिर इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत लोगों की हैबिट बन जाती है। वो बहुत पीसफुल टाइम होता है और मैं नाइट स्टडी करती थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था घर के वजह से दोपहर में पढ़ने का। सुबह ऐसा होता था कि मैंने यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी पैरामाउंट ग्वालियर पे। तो वहाँ मुझे मेरा प्रॉब्लम ये था कि घर पे रह के जब मैं नहीं पढ़ पाती थी तो मैं वहाँ क्लासेस में फ्री टाइम में, जब कोई क्लास नहीं चल रही है, मैं वहाँ बैठ के पढ़ती थी। फिर सुबह अगर जैसे मैं वहाँ पर जाके 2 घंटे मैंने पढ़ लिया, मैंने बहुत सारे वहीं बैठ के PYQs लगाए हैं जो मुझे समझ में नहीं आते थे, मैं वहाँ के टीचर से पूछती थी, क्योंकि मैथ्स जैसे मैंने आपको कहा। तो सर मैंने वहाँ पे जो SK यादव सर हैं उन्होंने भी हेल्प किया, सनत सर ने भी बहुत हेल्प किया मेरा इस चीज़ में, मोटिवेट भी करते थे। और जब मैं अकेली पढ़ती थी क्लास में, ऐसा भी नहीं था कि मेरे साथ लोग थे, बट मैं सोचती थी कि मुझे किसी को दिखानी नहीं है ये चीज़, वो मेरा रिजल्ट एक दिन दिखा देगा सबको कि मैं कहाँ जाती हूँ, 2 घंटे 3 घंटे में क्या कर रही हूँ वहाँ बैठ के। अकेले क्लास में पढ़ते रहना, PYQs लगाते रहना, कोई चीज़ है तो पूछ लिया। और वहाँ पे जब मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देती थी तो एक वो रियल फील आता है जो आपके ऊपर से वो एग्जाम प्रेशर हटा देता है। ये मैंने चेंज किया 2025 में, क्योंकि जब मैं वहाँ पे 100 बच्चों के बीच में बैठ के मॉक दे रही हूँ तो मेरे ऊपर वो थोड़ा एग्जाम प्रेशर मुझे फील हो रहा है, जो जब मैं घर पे लैपटॉप खोल कर टेस्ट देती हूँ वो मुझे नहीं फील होता था। फिर एक ये चीज़ मैं मतलब मानना चाहूँगी इस चीज़ में कि वो चीज़ आपके दिमाग से थोड़ा सा एग्ज़ाम प्रेशर कम करती है जब आप फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो। उसके बाद सर घर आके खाना वगैरह खाना, थोड़ा बहुत किचन में हेल्प करना मेरी सिस्टर को। फिर 4 बजे से लेके 7 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उसमें टाइम चला जाता था। फिर थोड़ा सा मेरा ब्रेन टायर्ड हो जाता था। 8 बजे मेरा मंदिर 8 से 9 वो तय था। आकर खाना वगैरह खाया बनाया, फिर सर मैं 11 बजे समथिंग से पढ़ने बैठती थी। बीच में ऐसे 1 घंटे का मैं ब्रेक भी लेती थी, बट मैं 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक पढ़ती थी। और उस टाइम पे यही होता था कि मैं ना इंस्टाग्राम यूज़ करती थी ज़्यादा, कुछ भी नहीं, मेरे फ़ोन में ये सोशल मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं था, ना मैं ज़्यादा यूज़ करती थी, कॉन्टैक्ट में भी रहती थी। तो इस वजह से कि ये सम नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरा जो स्टडी रूटीन था वो यही था कि मैं लेट नाइट स्टडी ही करती थी। कई बार ऐसा हुआ है 5 से 6 से 7 भी हो गया और मैं सुबह के 7 बजे सो रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को टारगेट सेट करती थी। मैं सुबह उठी, मैंने टारगेट किया मुझे आज एंशिएंट की करनी है, पॉलिटी की करनी है, इतने पेजेस करने हैं, तो जब तक वो मेरा कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं सो सकती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। अब जिन लोगों को आ जाती है मैं उनका नहीं कह सकती, बट आई थिंक आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब आप टारगेट सेट कर रहे हो सुबह तो आप उससे करते हो इस दिमाग से कि मैं ये चीजें कर सकती हूँ, तो फिर कर क्यों नहीं पाए? फिर नींद कैसे आ रही है तुम्हें जब तुम नहीं कर पाए? तो फिर ऐसे चैन से कैसे सो रहे हो बेरोजगार होके? राइट, ओके। अभी जैसे मैं बात करूं कि एक एज अ गर्ल और इस सोसाइटी में जहाँ पे अगर लड़की थोड़ा फ्रीडम इंजॉय करती है, थोड़ा बाहर भी निकलती है और अपने अपने करियर सेट करने के लिए हाथ पैर मार रही होती है, तो उस लड़की को थोड़ा सोसाइटी ऐसे देखती है, थोड़ा कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं। बहुत सारे गंदे लोग भी हमारे समाज में है ना। आई एम श्योर कि आपने भी फील करा होगा आपकी जर्नी में। तो जो लड़कियां देख रही हैं हमें है ना, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे, कैसे इन सब चीजों से टैकल करें वो, और आप कैसे बचे इन सब चीजों, क्योंकि ये बहुत ट्रॉमा बन जाता है एक कि भाई मतलब कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारे रहन सहन पे भी कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्तों पे भी, तुम्हारे आने जाने पे भी, फैमिली करे ना करे लेकिन आसपास के लोग रिलेटिव्स ज्यादा करते हैं ना, उनको ज्यादा पड़ी होती है कि इसकी शादी करवाओ जी, है ना। तो फिर थोड़ा इसके बारे में बताओ, कैसे करा आपने सब टैकल? सर मैरिज प्रेशर तो एक्चुअली में 25 के बाद लड़कियों के सर पे एक तलवार लटकी होती है जो कि शुरू हो जाता है। और इवन चाहे उनके पेरेंट्स उन्हें प्रेशराइज नहीं करें तो भी जो सोसाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को प्रेशराइज करने लगती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो लड़की को, करना तो उसे किचन का काम है। हाँ, ये एक मेन ये रहता है। और उसके बाद भी रहता है अगर वो कुछ लाइफ में कर भी ले रही है फिर भी उनसे यही सब चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि अगर तुम जॉब भी कर रही हो तो पहले रोटी बना कर जाओ। हाँ, मतलब ये फिर हम क्या बेटी पढ़ा रहे हैं और हम क्या बेटी बचा रहे हैं जब करवाना आपको रोटी है। तो ये सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए पेरेंट्स को अपने। और सर मेरा यही था कि मैं बिल्कुल गायब हो गई थी हर जगह से। मैं ज़्यादा ना कहीं पर जाती थी ना आती थी, स्पेशली ऐसे लोगों के बीच में जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि इस बार भी नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, या फिर जो इस तरीके के सवाल कर रहे हैं और जो करते भी थे। तो आई ट्राइड
कि मैं अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखूं, इन लोगों की बातों पे ध्यान ना दूं। 2-3 दिन डिप्रेशन होता था, बट चौथे दिन से वही, क्योंकि हम बेशरम हो चुके थे। हाँ। अब हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था, हम खुद 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो हमने आपको आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। तो सर इस वजह से मैंने काफी चीजें मतलब हैंडल की। फिर कुछ मेरे पापा को भी जब लोगों ने बोला कि ऐसे तो मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा दो तो उड़ने लगती हैं लड़कियां, तो पर मेरे पापा एक ही जवाब देते थे, लड़का और लड़की एक जैसे होते हैं, आजकल कोई फर्क नहीं है। इवन लड़के वो नहीं करते आजकल जो लड़कियां करती हैं पेरेंट्स के लिए। 100%। ओके, अभी ना हम आपके स्ट्रेटजी पर वापस आते हैं। मुझे लगता है कि मोटिवेशन बहुत हो गया बच्चों के लिए, है ना। और क्योंकि वो जानना चाहते होंगे कि भाई 5 साल का जो ये सफर रहा, इसमें कई बार आपने ऐसी गलत सिलेक्शन कर लिए होंगे रिसोर्सेज के, बाद में पता चलो कि यार ये तो मैं फालतू में पढ़ रही थी, है ना, इसका तो कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। गलत टीचर्स आपने चूज कर लिए होंगे, बाद में चला अरे यार ये नहीं सही पढ़ा रहा, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया ना। तो अगर मैं जैसे इंग्लिश की आपकी स्ट्रेटजी पे आऊँ, जैसे मैथ की तो हमने डिस्कस कर ली, तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे इंग्लिश आपने करा, क्या क्या गलतियां हुई आपसे, फिर आपने कैसे सुधार करा, थोड़ा इंग्लिश की स्ट्रेटजी को आप अपन डिस्कस करते हैं। सर इंग्लिश जैसे मेरा तो अच्छा था, पर जिन बच्चों का वीक है उन्हें, जैसे रानी मैम है या फिर कोई भी टीचर अगर आपका लोकली है या आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, आप बेसिक ग्रामर पहले कॉन्सेप्ट अपने मजबूत कर लीजिए। उसके बाद ईडियम्स, पीडीएफ जो अवेलेबल रहती हैं, आजकल सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल रहता है, और जो भी पीवाईक्यूज होते हैं आप उन्हें बार बार पे रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैंने इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे कोई भी वर्ड मुझे मॉक में न्यू दिखता था, तो मेरे पास अलग से एक रजिस्टर था इंग्लिश का, जिसके मैंने सेक्शंस किए हुए थे, फर्स्ट वोकैब, फिर ईडियम्स, फ्रेजेस। तो अगर मुझे पता है कि मुझे ये वर्ड नहीं आया या फिर मेरा मॉक में गलत हुआ, तो मैं जब उसे एनालाइज करती थी, अगर 1 घंटे का मॉक है तो मुझे एनालिसिस में भी 45 मिनट्स या 40 मिनट्स लगते थे। तो सर मैं सबको नोट डाउन करती थी, और जब भी जैसे मान लीजिए मेंस के 1 महीने पहले मैं उसी रजिस्टर से बार बार रिवीजन करती थी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने मॉक में सही किए हैं वो मैं एग्जाम में नहीं गलत करूंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट ऐसा कोई वर्ड कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ लेते हैं मॉक से, हम कभी उसे नोट डाउन नहीं करते, और एग्जाम में दिखता है तो हमें समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या था। तो सर ऐसे करके मैं सारी चीज़ें लिखती जाती थी एक इंग्लिश के रजिस्टर में, जिसमें ईडियम्स, वोकैब वगैरह थे, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहती हैं। कभी एक्टिव पैसिव के रूल्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स कभी अपडेट नहीं होंगे। बट इन सब चीज़ों को मुझे लगता है लोगों को ध्यान देना चाहिए, और फ्रीक्वेंट रिविजन करते रहना चाहिए, फ्रीक्वेंट रिविजन, और अपने पैसेज रीडिंग स्किल्स बढ़ाने चाहिए। अब वो आप कैसे भी बढ़ा सकते हैं, चाहे आप कोई भी इंग्लिश सीरीज देखिए या आप बुक पढ़िए, उससे क्या होता है, हमें पैसेज में हेल्प मिलती है। और जब हमें कोई वर्ड नहीं समझ में आता सीरीज में भी, हम सर्च करते हैं, फिर हम उसे जब बार बार सुनने लगते हैं, तो बार बार सुनने से क्या होता है, फिर हमारा जो ब्रेन है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने लगता है, अरे इसका मतलब वो था। और कभी हो सकता है अगर आपका लक अच्छा है, आपको वो चीज़ मॉक की जगह पर एक्चुअली एग्जाम में दिख जाए। ओके, अभी जैसे वोकैब की बात करें तो वोकैब आपने कैसे तैयार करा? वोकैब में क्या होता है, बच्चों को भूल बहुत जल्दी जाते हैं। मान के चलो आज उन्होंने 20 इडियम्स करे, 20 एंटो करे, अब दूसरे दिन भूल जा रहे हैं, या फिर क्योंकि बहुत सारा एक समंदर है वोकैब का भी, है ना। एक डाउट भी मन में रहता है कि यार इतना सफिशियंट है क्या एक किताब से इतना वोकैब कर लेना? वोकैब के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे लर्न करना चाहिए, कैसे आपने करा सारा कुछ? मुझे ये लगता है कि आपको अपना एक पर्सनल रजिस्टर वोकैब का मेंटेन करना चाहिए। आप जब भी कोई मॉक टेस्ट देते हैं या फिर आप कोई भी सीरीज देख रहे हैं, कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा न्यू वर्ड लगता है जो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है और आप उसे सर्च करते हैं, तो इस तरीके का एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। बुक आप कोई भी परचेज कर लीजिए, जो पीवाईक्यूज में जो भी वर्ड्स आए होते हैं उन्हें फ्रीक्वेंट रिवीजन करना चाहिए। अगर एसएससी ने सिनोनियम पूछा है तो उसका एंटोनियम भी आ सकता है, एंड एसएससी काफी बार ऐसा करती है कि रिपीट करती है वर्ड्स को। एंड वोकैब के अलावा जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं, पीवाईक्यूज की पीडीएफ सर बहुत जगह पर फ्री में अवेलेबल होती है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करें, वो फिर ये हो गया कि आप बुक खरीद के कर रहे हैं। अदरवाइज आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे फ्री में चीजें मिल जाती हैं, तो आप बस फ्रीक्वेंट रिविजन करते रहिए। अदरवाइज आप एक दिन अगर उसे पढ़ लेंगे और फिर अगर आप 1 महीने तक रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो एटलीस्ट इतना आप ये समझिए कि जो भी आप स्टडी करते हैं, संडे को आप उस पूरे वीक का रिवीजन करें, सिर्फ संडे को कुछ और ना करें। अगर आपको चाहिए तो आप सैटरडे को रिवीजन कर लीजिए, संडे ऑफ कर लीजिए। जैसे कुछ लोगों का माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो चाहते हैं संडे एटलीस्ट हम फ्री रखें। तो इस वजह से सर यही है कि खुद से ज़रूर चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज टीचर कोई भी हो वो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि
अब सर टीचर्स तो 2-4 ही हैं जो सबको पढ़ा रहे हैं, बट सबकी रैंक तो आ नहीं रही है। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं खुद ही लैक कर रहे हैं ना, आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है लाइफ में। राइट। और स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा भाई, तो मैं भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। इस एग्जाम को आपको कैसे क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, वो सब खुद देखना पड़ेगा। राइट। अगर जैसे मैं आपके इस पॉडकास्ट को देखकर बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, वो भी तैयारी में आना चाहेंगे कि नितिशा जी ने कर लिया, दी ने कर लिया, या फिर मैडम ने कर लिया, तो मैं भी कर सकती हूँ। राइट। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करते हैं, या फिर जो कर रहे हैं अभी, उनके शुरुआती दिनों के क्या ऐसे स्टेप होने चाहिए जिससे वो राइट डायरेक्शन में उनकी तैयारी जाए? क्योंकि शुरुआत में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को कि भाई कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें, बहुत सारे कन्फ्यूजन। तो शुरुआती 1-2 महीने के क्या ऐसे स्टेप होने चाहिए कि वो टेबल तक पहुंच जाए कि अब मुझे 8 घंटे 10 घंटे इस टेबल पे पढ़ाई करनी है? क्या होना चाहिए शुरुआती? मुझे सर ये लगता है कि सबसे पहले तो बड़े नामों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि पहले से अब तक चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो आप पहले खुद से 2-3 टीचर्स की क्लास लेकर देखिए, जो भी आपको आपके आसपास वाले सजेस्ट करते हैं। उसके बाद आपको जिन टीचर का समझ में आ रहा है उनसे कंप्लीट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे कोई टॉप टीचर से पढ़ें या फिर पेड पढ़ें, क्योंकि फ्री कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। फिर सेकेंड चीज़ मुझे ये लगती है कि आप ऑनलाइन जैसे अपने घर में बैठकर मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो आप जैसे कुछ जो फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, तो अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, तो आपस में एक फ्रेंड के घर कभी इकट्ठा होकर आप साथ में बैठकर एक ही मॉक टेस्ट दीजिए, एक ही टाइम पर शुरू कीजिए और उसके बाद अपने मार्क्स कंपेयर कीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंसान के ऊपर रिलीज होता है, जो जब वो घर में बैठता है और फिर वो सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आते हुए भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है लोगों को देखकर। और अगर आपकी सिटी में कहीं भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो आप वहां कर लीजिए, जैसे मैंने पैरामाउंट ग्वालियर पे किया था। बट अगर किसी के यहाँ नहीं अवेलेबल है तो ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ना चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। ये नहीं कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है तो अब हम क्या करें। आप अपनी चीज़ें बना सकते हैं। 20 लोग, अगर 20 भी पीपल होते हैं तो उनका ग्रुप बहुत है। इकट्ठा होकर किसी भी एक फ्रेंड के घर पे आप खुद से कर लीजिए। तीसरी चीज़ कि हमेशा पॉजिटिव रखना है अपने माइंडसेट को, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना, क्योंकि जब आप एसएससी का सिलेक्शन भी करेंगे इस चीज़ के लिए, एज कम्पेयर टू बैंकिंग और या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम, लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा सा सेंट्रल लेवल का डिफिकल्ट एग्जाम है तो इस पे आप रिलाई मत करिए। बट आपको पता है ना कि आप में पोटेंशियल है या नहीं। दूसरे तो बैठे ही इसलिए हैं कि तुम नहीं कर पाओगे और हंसने के लिए, बट आपको एक ये मोटिवेशन होना चाहिए कि जो लोग अभी आज बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगी, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो यही लोग बोलेंगे हमने तो कहा ही था ये कर लेगी। राइट। चौथी चीज मुझे ये लगता है कि अपने बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रिसीव करती है उस एनर्जी को जो आप बोल रहे हैं। तो ऑलवेज से कि मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, खुद ही से बोलने लगोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो दिमाग में भी वही चीज बैठ जाएगी ना। लोग कुछ भी कह रहे हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपका ब्रेन उसी चीज को रिसीव करेगा जो आप खुद के बारे में सोचते हो, नॉट दैट कि व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अबाउट यू। ओके। अभी ना ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडी को लेकर काफ़ी डिबेट रहता है कि ऑफलाइन कोचिंग देखना चाहिए फिर ऑनलाइन पढ़ाई करें। आपको क्या लगता है, क्या आप फील करते हो कि भाई ऑफलाइन बेस्ट है कि ऑनलाइन बेस्ट है, या फिर क्या तरीका होना चाहिए सही तैयारी करने का? मुझे लगता है सर कि ऑनलाइन थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो ऑनलाइन लीजिए, बट कुछ बच्चों की आदत क्या होती है ना कि एक क्लास हो गई, दो, अरे अब तीनों क्लास हम साथ में एक दिन कर लेंगे, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन तो मुझे मुश्किल लगता है, बिकॉज वो काम को टाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ऑनलाइन कोचिंग नहीं प्रेफर करनी चाहिए, जो अपने साथ एक डिसिप्लिन में नहीं रह सकते कि अगर ये क्लास आज की है, अगर मैं कहीं ऑफलाइन भी जा रही होती तो भी तो मैं इस चीज को आज ही करती, ये मेरे लिए अवेलेबल थोड़ी होता परसों तक। और जिनको ये दिक्कत नहीं है वो उनके लिए सर ऑफलाइन बेस्ट है, बिकॉज ये भी होता है कि फाइनेंशियली भी ऑनलाइन हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है और हमें कहीं जाना आना नहीं पड़ता। तो उससे काफ़ी सारी गर्ल्स को हेल्प मिलती है कि आप घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं जो टॉप नॉच कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा कंटेंट ऑनलाइन ही है। कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट्स, कोई ऐसी शायरी जो आपने लिखी हो या आप पढ़ती हो जो आपको बहुत मोटिवेट करती हो, अगर आप बच्चों को सुनाना चाहो या बताना चाहो उसके बारे में? सर ये मेरा तो नहीं है, बट एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट यू शुड एक्चुअली कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस बारे में दुनिया को बताना नहीं चाहिए। तो
जो भी आप लाइफ में प्लान ए है उसके बारे में नहीं बताइए, बट आपका जो प्लान बी है उसके बारे में कहिए कि मैं तो ये कर रही हूँ। फिर क्योंकि ऑब्वियसली प्लान ए ज़्यादा अच्छा होता है, जब प्लान बी आप बताएंगे तो लोगों को लगेगा हाँ ठीक है, कुछ छोटा मोटा ही बताना चाहिए व्यक्ति को कि हाँ जिससे उसे लगे। जब आप जब अगर आप कुछ ऐसा बड़ा वाला प्लान बता देते हैं तो तुरंत आपको पहले इंसान यही बोलेगा अरे ये क्यों कर रही हो, छोटे लेवल का कोई एग्जाम करूँ। तो ये मुझे चीज लगती है। और दूसरी बात यही है कि डू नॉट स्पीक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, डू नॉट स्पीक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ बिकॉज योर बॉडी रिसीव दैट एनर्जी। ओके, चलिए मैंने बहुत कुछ आपसे जानने की कोशिश करी और आपके पास बहुत कुछ है बताने को, तो इस छोटे से पॉडकास्ट में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। लास्ट में अगर आपको कुछ लगता है कि मैं पूछना भूल गया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों तक जानी चाहिए, या फिर मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से कुछ भी छूट रहा हो, कुछ भी बताना चाहो, लास्ट में क्या मैसेज क्या होंगे आपको, ये सब जो बच्चे आपको देख रहे हैं अभी? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों के लिए ना पहले अपनों से भी आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, बाद में तभी वो दुनिया से आपके लिए लड़ पाएंगे, बट पहले खुद से लड़ना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, पहले खुद से तो लड़ो उस चीज के लिए कि गिव अप मत करो, क्योंकि जब तुम वहीं हार जाओगे तो फिर आगे तो हार तय है। राइट, ओके, थैंक यू नितिशा फॉर योर टाइम, नाइस टू टॉक टू यू। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ मोटिवेशन मिला होगा इनकी जर्नी से, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी हम कुछ डिस्कस आपके लिए लेके आएंगे, कुछ लाइव भी करने का प्लान करेंगे कि लाइव आके आपको कुछ समझा पाएँ, कुछ आपके डाउट्स हम ले पाएँ। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, कि आप और सक्सेस हासिल करें, ऐसे ही नाम रोशन करें। तुम्हारी माँ उम्मीद करते हैं ऊपर से देखकर खुश हो रही होंगी, और तुम्हारे पिताजी तो ऑब्वियस है कि मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। ओके, चलिए साथियों इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हो, तो एसएससी फैक्ट्री के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़कर कमेंट कर सकते हो, हमें डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। नितिशा जी के इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, इनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनसे भी पूछ सकते हो। अगर इनको टाइम जैसे भी मिलेगा आपको गाइड करते रहेंगे। यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।